Yes, we have mechanical properties of solid. My dear, आपको कुछ भी लिखना नहीं है इस पूरे लेक्चर के दौरान. यू हैव नो नीड टू राइट. कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है. आपको पीडीएफ की फॉर्म में वीडियो के लास्ट में जो है लिंक मिल जाएगा. आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं. जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को समझना है और मेमोराइज नहीं करना है. देखिएगा, व्हाट विल वी स्टडी टुडे. आज हम जो है इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब इसमें देखेंगे कि भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. उसके बाद कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे इलास्टिसिटी हुआ, प्लास्टिसिटी हुआ, इनको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस. जो हमारा सॉलिड है उसके इलास्टिक बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे एट एटॉमिक लेवल पे. हम उसको स्टडी करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ लोड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इसी के बिहाफ पे जो है हम पता लगा सकेंगे कि ये स्ट्रेस कौन सी है. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे स्ट्रेस. फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर नंबर 5 पे. एंड 6 पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस. और लास्ट में इस चैप्टर को हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है. मीन्स कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. बेसिकली बेटा ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो हमारे सामने आती है, जो कम इन पिक्चर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और वो तभी आती है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा हो. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ईटीसी. ये सभी प्रॉपर्टीज आप जब भी कभी नाम सुनोगे इलास्टिसिटी या स्ट्रेस या प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, बेटा इनके साथ फोर्स हमेशा आएगा. आगे हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है. आप जब उसको पढ़ोगे देखना कि कहीं ना कोई एक फोर्स का टर्म जरूर आएगा. इसी प्रकार स्ट्रेस में भी आएगा, प्लास्टिसिटी में आएगा. मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेटा अराइज होती है विद फोर्स. सेकेंड, इनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. नाउ माय डियर, देखो अगर कोई बॉडी है ए, लेट बॉडी ए, और इस बॉडी पे मैं कोई फोर्स लगाऊं एफ. इस बॉडी में मैंने फोर्स लगा दिया एफ. अब इस बॉडी में फोर्स एफ लगाने के बाद कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, मीन जीरो चेंज. जीरो चेंज मीन्स ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, ना से शेप में चेंज हो रहा है, ना से साइज में चेंज हो रहा है. मीन्स फोर्स का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है. तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी. जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं रिजिड बॉडी. बट इन एक्चुअल माय डियर, इस यूनिवर्स में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है. मीन्स ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं अगर हम फोर्स लगाएं तो उसमें कुछ चेंजेस ना हो. पूरी यूनिवर्स में नहीं है. फिर आपके मन में आएगा कि सर अगर मेरे पास एक लोहे का छड़ है, एक आयरन रोड है, लाइक दिस, अगर सर मैं इसे फोर्स लगाता हूं यहां पे, मान लो
आप हैं, स्टूडेंट बोले मैं फोर्स लगा रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन, इसको पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है? ऐसा नहीं है माय डियर, देयर विल बी चेंज। अगर आप फोर्स लगाओगे किसी भी बॉडी पे चेंज होगा, हालांकि इस चेंज का वैल्यू जो है वेरी 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 स्मॉल, चेंजेस तो होगा मगर वो इतना स्मॉल होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम जो है देख नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि बॉडी में जो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, चेंज हो रहे हैं। तो हमारे इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जिसमें कोई चेंजेस ना हो फोर्स लगाने पे। सो देयर इज नो रिजिड बॉडी एट ऑल इन दिस यूनिवर्स। हालांकि जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आयरन का, आयरन रोड का, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिन पर अगर फोर्स लगाएं तो जो चेंज हो रहा है वो बहुत कमाल होता है, जो चेंज जो हो रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है, मीन्स नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, नेग्लिजिबल चेंज। तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉडी, ऐसी बॉडी को बोलेंगे क्या बोलेंगे? बेसिकली इससे निकला रेजिस्टेंस बॉडी, मीन्स वो बॉडी जिसमें फोर्सेस लगाने पे वेरी स्मॉल चेंजेज होता है जिसको हम कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉडी। तो बेटा हमारे जो हम देख रहे हैं, जो आप लगता है कि सच में चेंज नहीं हो रहा, बेसिकली वो कौन सी बॉडी होती है? दोज आर रेजिस्टेंस बॉडी। ओके, अब देखो बेटा, अगर मान लो अगेन कोई बॉडी है ए, अगर इस पर मैंने फोर्स लगाया, कोई बॉडी है ए और इस पर मैंने फोर्स लगाया एफ, तो व्हाट विल हैपन? इस फोर्स एफ लगाने से क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, या तो इस बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा है। सेकंड, इसका साइज चेंज हो सकता है, और थर्ड, शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाए, शेप एंड साइज। मीन्स ये एक फोर्स लगाने से आइदर बॉडी का शेप चेंज हो जाए या साइज चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। तो इस फोर्स को, ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के आइदर शेप चेंज करने में या साइज में, दोनों में। तो उस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। मीन्स इट इज ए फोर्स, इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज ए फोर्स which is responsible to change the size or shape or both of the body when it is applied, means ऐसा फोर्स जिसके लगाने से बॉडी के या शेप में चेंज हो रहा है या साइज में, दोनों में चेंज हो रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। सो बेसिकली जो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जो हम बार बार जो आपको ये टर्म यूज होंगी, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट है इलास्टिसिटी। फर्स्ट क्या है? इलास्टिसिटी है। अब देखो बेटा, अब इसको मत पढ़ो, बाद में पढ़ेंगे। अगेन मान लो कोई बॉडी है ए और उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सपोज ये ऐसे मैंने मान लिया, कोई बॉडी है ए, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार मान लो इसका जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, लाइक ऐसा है। फर्स्ट कंडीशन में बॉडी ऐसी है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेकंड फेज में से फोर्स लगा दिया इस बॉडी के ऊपर। तो मान लीजिएगा सेम बॉडी ए, और मैंने जैसे से फोर्स लगाया, मान लो ये मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स एफ लगा दिया, इधर भी इधर भी। तो देखो इस बॉडी को क्या करने की कोशिश कर रहा है,
इस बॉडी को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है ऐसे ऐसे, मीन्स टेंस टू इंक्रीज, इसका साइज बढ़ाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए फोर्स लगाने से इस बॉडी का साइज जो है, इसका लेंथ जो है बढ़ गया और ये हो गया 10.1 सेंटीमीटर। मान लो ये ऐसा हो गया, जाहिर सी बात है, और लेंथ बढ़ा तो विड्थ जो है इसका कम हुआ होगा। ये बस अभी इतना ही समझो, कितना कम हुआ है वो हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड केस। अब थर्ड केस में मैंने क्या किया बेटा, इस फोर्स को हटा दिया। तो फोर्स को हटा दिया, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया तो मान लीजिएगा बेटा ये बॉडी, जैसे मैंने फोर्स हटाया तो इस बॉडी ने दोबारा से अपना अगेन ओरिजिनल शेप और साइज जो है गेन कर ली। कंडीशन नंबर थर्ड में। तो बेटा ऐसी बॉडी को देखो, ऐसी बॉडी को जो फोर्स को रिलीज करने पे दोबारा से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेती है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो ये लिखा है, इलास्टिसिटी क्या लिखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। यह बॉडी की वो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू मीन जिसके कारण इट कैन रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। गॉट इट। अब देखो बच्चों, अब इसमें एक टर्म लिखी है विद इन इलास्टिक लिमिट। इसको जरा थोड़ा गौर से समझिएगा। देखो इसको जरा थोड़ा समझना गौर से, इलास्टिक लिमिट को क्या लिखा है विद इन इलास्टिक लिमिट, इसका मतलब क्या है। अब देखो, जैसे ही मैं इस बॉडी को कोई फोर्स लगाया F, इसका साइज इंक्रीज हुआ। मान लिया मैंने फोर्स को रिमूव कर दिया, इसने रिगेन कर लिया अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब देखो, अगर मैंने फोर्स F, मतलब फर्स्ट केस में मान लीजिएगा ये मैंने जो है 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, जब हटा दिया तो इसने क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। अगर बेटा इस बॉडी पे, इसी बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगा दूं 10 की जगह 100 न्यूटन, तो उसका साइज जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लिया ये फिर बढ़ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाएगा, ऐसा आपने मान लिया। अब फिर बेटा अगर जैसे मैं अगले एक्शन से फोर्स को हटाता हूं इस 100 न्यूटन को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोबारा से अपना साइज और शेप रिगेन कर ले। मान लिया फिर ये रह गया 10.1 सेंटीमीटर रह गया, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब देखो बेटा ये क्या हुआ है, बॉडी डिपेंड कर रही है। जब मैंने छोटा फोर्स लगाया तो फोर्स हटाने पे इसने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लिए। जैसे ही मैंने फोर्स को बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 100 न्यूटन, तो फोर्स हटाने के बाद भी जो है इसने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज जो है रिगेन नहीं किया। अपना शेप एंड साइज जो है रिगेन नहीं किया। दैट मीन्स जो इसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो डिपेंड कर रही है किस पे, फोर्स पे, कि हम जो है फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा ये इलास्टिक लिमिट लिखा है बेटा, ये वही है इलास्टिक लिमिट। क्या, वो मैक्सिमम फोर्स जिसको रिमूव करने के बाद बॉडी रिगेन कर लेती है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उस फोर्स को
हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, कि भाई जो ये है इतना ही जो है सहन कर सकते कर सकती है मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो मीन्स ये इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। अंडरस्टैंड? अब देखो भाई, अब माय डियर देखो, अब देखो माय डियर, जैसे ही मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसका लेंथ बढ़ रहा था। अगर मैं डायग्राम प्लॉट करूं फोर्स के बीच में और लेंथ के बीच में, चेंज इन लेंथ, लेंथ जो है कितना चेंज हो रहा है, डेल एल या बोल लूँ उसको मैं डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। ऐसा हो सकता है कि जो कर्व हम जब प्लॉट करें तो एक कर्व क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। अब एक दूसरा मटेरियल ऐसा हो सकता है बेटा, दूसरा मटेरियल ऐसा हो सकता है कि जिसपे अगर मैं फोर्स लगाऊं और जिसका लेंथ चेंज हो रहा है वो लीनियर ना हो, एक कर्व की फॉर्म में हो, लाइक दिस इज ए कर्व, ये लीनियर नहीं, मान लो कर्व की फॉर्म में है। देखो भाई, जो अगर मटेरियल जिसे फोर्स लगाने के बाद अगर उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसके लेंथ में एक लीनियर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, तो ऐसे मटेरियल हम बोलेंगे इलास्टिक, कि ऐसे मटेरियल बोलेंगे लीनियर इलास्टिक मटेरियल, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल स्टील, मीन्स फोर्स के साथ जो लेंथ जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, लीनियरली हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इलास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल रबर, सॉरी एग्जाम्पल स्टील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े एग्जाम्पल को याद रखना। वेयर एज ऐसा मटेरियल जिसमें जो है ये चेंज हो रहा है जो उसका कर्व वो क्या लीनियर नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल रबर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टील जो एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है और रबर जो एक नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, आपसे पूछा गया है विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक। ऑप्शन में दिया गया है ए में स्टील और बी में दिया है रबर। अब देखो भाई कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर। अब बेटा आप इलास्टिसिटी क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। अब देखो भाई, देखने में लगता है कि रबर जो है मोर इलास्टिक है, भी जैसे रबर लिया हमने ऐसे स्ट्रेच किया, छोड़ा, रबर वापस आ गया, तो रबर क्या हुआ, मोर इलास्टिक हुआ। देखने में ऐसा लग रहा है मगर ऐसा नहीं है बेटा, स्टील इज मोर इलास्टिक। अब देखो भाई मैं बोलूं स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील जो है ज्यादा इलास्टिक है। ऐसा क्यों है, क्यों बेटा जो स्टील का इलास्टिक लिमिट है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील क्या ज्यादा है रबर से, तो दैट इज वाई स्टील इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू रबर। नोट इट। नाउ अगला लिखा है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बेटा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, यह बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण इट कैन रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। माय डियर देखो हमने एक वर्ड लिखा है इमीडिएटली,
मीन जैसे ही मैंने लोड को रिमूव किया, अगर ये कोई बॉडी था, बॉडी ए, इसमें मैंने फोर्स लगाया F, इसके डायमेंशन चेंजेज हो गए, मगर जैसे ही अगर मैंने इसको फोर्स को हटा दिया तो ये दोबारा आ जाए अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में इमीडिएटली, मीन्स विद इन टाइम, जीरो टाइम। इमीडिएटली मतलब क्या हो, कुछ भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ये उसी से वापस आ जाना चाहिए। इमीडिएटली का मतलब ये होता है। बट इट इज पॉसिबल। आपको लगता है? आप खुद सोचिएगा, मान लीजिएगा कोई भी बॉडी है, पहले वो ऐसा, इसका लेंथ इतना था, आपने फोर्स लगा दिया, उसका लेंथ इतना हो गया, जैसे आपने फोर्स छोड़ दिया तो बेटा ये यहाँ से यहाँ पे तो जाएगा ना, जितना ये डिस्टेंस इसने ये वापस जो है कवर करेगा। बट ऐसा रिकवरी रेट कितना ही ज़्यादा हो, कितनी स्पीड से वापस जाए, वो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि डेल्टा टी इक्वल जीरो, जीरो टाइम में वापस पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। दैट मीन्स इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है। तो बेटा अब बोलो सर, ये लिखा है एग्जाम्पल में क्वार्ट्ज फाइबर, ये क्या नियरली इलास्टिक है। दीज आर नियरली इलास्टिक, नियरली परफेक्टली इलास्टिक। गॉट इट? सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। अगेन सपोज बेटा ये हमारी कोई बॉडी है, बॉडी ए, मान लो इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। फर्स्ट फेज में, सेकंड में मान लो इस बॉडी में कोई फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाने के कारण ये मैंने इसे फोर्स लगा दिया F, और इसका लेंथ मान लो हो गया 11 सेंटीमीटर। सेकेंड फेज में, थर्ड में मैं फोर्स को रिलीज कर देता हूं। मान जैसे मैंने फोर्स को रिलीज किया, इसने कुछ ना कुछ रिकवरी की, इसका थोड़ा सा साइज, थोड़ा सा लेंथ जो है कम हुआ। थर्ड में मान लो इसका लेंथ जो है अब रह गया 10.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे में से कोई फोर्स नहीं लगाया, उसमें से साइज 10 था, फोर्स लगाया इसका 11 हो गया, और मैंने फोर्स रिलीज कर दिया, इसका साइज क्या हुआ 10.5 रह गया। मीन्स फोर्स रिलीज करने के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में, ओरिजिनल शेप और साइज में ये नहीं आया। तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। नाम से जाहिर है भाई, प्लास्टिक। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। देखो लिखा है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। मीन्स लोड को रिमूवल करने के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिकवर नहीं कर पाता है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। गॉट इट? नाउ अब देखो बच्चों, देखो ऐसा भी तो हो सकता था, ये केस नंबर 1 ठीक है, 2 ठीक है, थर्ड में जो यहां पे इसने रिकवर किया, ऐसा भी तो हो सकता था कि फोर्स रिमूव करने के बाद इसका जो है इसमें कोई रिकवरी ही ना हो, और इसका साइज जो है सेम रहे 11 सेंटीमीटर। देखो जो थर्ड है, ये ऐसा तो हो सकता था कि फोर्स रिमूव करने के बाद इसमें कोई भी रिकवरी नहीं हो रही। मीन्स जीरो टेंडेंसी। मीन्स क्या हुआ? जीरो टेंडेंसी टू
रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। लिखा भी है, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो ऐसी बॉडी को हम बेटा क्या बोलेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। मीन्स इसमें लोड, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो रिकवरी। आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड क्या हुआ? जीरो रिकवरी। किसमें जो है लोड रिमूव करने के बाद दोबारा से कुछ भी रिगेन करने की कोशिश नहीं की अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो ऐसी बॉडी बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बट इन एक्चुअल माय डियर, इन एक्चुअल ऐसा कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में नहीं है। ऐसा कोई इस बॉडी इस यूनिवर्स में नहीं है कि जो लोड को रिमूव करने के बाद कुछ ना कुछ रिकवरी ना करे। तो दैट मीन्स इन दिस यूनिवर्स कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं है। कुछ ना कुछ रिकवरी होती है, हालांकि ये रिकवरी नेग्लिजिबल हो सकती है, इसका अमाउंट बहुत छोटा हो सकता है, बट कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है। सो इन एक्चुअल कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नाम की कोई चीज है ही नहीं। वैसे लिखा भी है परफेक्टली, मीन्स परफेक्ट बेटा कोई है ही नहीं। अब एग्जाम्पल देखो, बोलो सर आपने एग्जाम्पल लिखा है पुटी, मीन्स क्या है? वाल पुटी है जो हम घरों में देखते हैं। पैराफिन वैक्स, ये वैक्स होता है लाइक जेल टाइप का होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा। ये जो है ये परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, बेसिकली दीज आर नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। These are nearly perfectly plastic body. So, I think ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई प्लास्टिक बॉडी क्या है और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है। Now, my dear, there are lot of properties. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी है। जैसे हम बोले हार्डनेस है, टफनेस है, डक्टिलिटी है, रेजिलेंस है। बट बेटा आपके सिलेबस में ये नहीं है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगी हार्डनेस क्या होती है, टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, रेजिलेंस क्या होती है। अगर कुछ बच्चों को शौक होता है कि नहीं सर फलाने सर ने पढ़ाया है, ये है वो है, इसको अभी करने का फायदा नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। एक्स्ट्रा बर्डन है आपके ऊपर, एक्स्ट्रा बर्डन। टाइम से पहले बेटा एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। इनको जो हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, रेजिलेंस क्या होता है। अभी जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो आपको अभी यही करना है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ही। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स। मीन्स हमने बेटा हमने देख लिया कि इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। मीन्स बेसिकली क्या होता है? रिकवरी होती है। लोड हटाने के बाद बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। अब इसको हम पढ़ेंगे एटॉमिक लेवल पे। कौन से लेवल पे? एटॉमिक। बेटा इसको भी मत देखो, ये क्या इधर क्या है, इसको अभी मत देखो, इधर देखो बेटा। अब मान लो कोई बॉडी है ए, ये बॉडी है ए। तो ये बॉडी जो है किसकी बनी है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो बॉडी है किसकी बनी होती है? एटम की। इस बॉडी में बेटा क्या है? बहुत सारे क्या है? एटम है। ये साइज बड़ा सभी का सेम है, आपको दिख रहा है छोटा बड़ा साइज है, साइज सेम है एटम का। मगर बेटा देखो यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा है, हालांकि गैप इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसी पे आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ये गैप जो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, गैप बहुत छोटा होता है, मगर गैप इज देयर। गैप होता है, आपने पढ़ा है HCP, BCC, FCC स्ट्रक्चर पढ़ा है। किसी भी स्ट्रक्चर में बेटा गैप तो होता ही है इन एटम के बीच में। अगर बेटा मैं जैसे अगर ऐसे फोर्स लगाऊं,
इस बॉडी पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं F, तो व्हाट विल हैपन, तो मेरा जो गैप है, गैप क्या करेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर मैं फोर्स इधर लगाऊं तो फिर गैप क्या करने की कोशिश करेगा, कम होने की कोशिश करेगा। मींस अगर किसी बॉडी पे यार हम फोर्स लगाते हैं तो उसके बीच के एटम का जो साइज, जो एटम के बीच डिस्टेंस, इंटरएटॉमिक जो डिस्टेंस है बेटा, जो इनके बीच में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, मान लो ये R है, ये क्या करता है, ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। गॉट इट? डिपेंड करता है कि हमारे ये एटम 1 है, ये 2 है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच का जो इंटरएटॉमिक गैप है ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो बेटा आप इस डायग्राम पे देखो, ये बेटा जो R दिखा रहा है, ये बेटा क्या है, ये दिखा रहा है एटम के बीच का इंटर एटॉमिक गैप, एटम के बीच का जो है गैप कितना है। जो बेटा जो F है बेसिकली ये क्या है, ये दिखा रहा है बाइंडिंग फोर्स। जी F है, ये बेसिकली क्या है, ये बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स जो एटम को आपस में बांध के रखता है। गॉट इट? जब बेटा कोई भी बॉडी न्यूट्रल फॉर्म में है, मीन्स कोई बॉडी ऐसा है, ये उसके एटम हो गई, जब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो मान लीजिएगा उनके बीच में जो इंटरएटॉमिक गैप है बेटा, ये है हमारा R0, कि बीच में जो इंटरएटॉमिक जो गैप है वो इतना है R0, जब कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। अब देखो, जैसे ही आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, आइदर इन दिस डायरेक्शन, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, जैसे आपने फोर्स लगाया बॉडी पे या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये इंटरएटॉमिक जो गैप है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो फर्स्ट केस कि फोर्स लगाने से जो ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है R, जो दो एटम के बीच का जो गैप है ये बढ़ रहा है। यहां पे जो ये बड़े मैं F बोल रहा हूं, ये एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूं, और यहां पे जो ये F है बाइंडिंग फोर्स है, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। जैसे मैंने इसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, F एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, FE एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो इनके बीच में इंटरएटॉमिक गैप बढ़ने लगा। बट जैसे ही इंटरएटॉमिक गैप बढ़ा तो व्हाट विल हैपन, जो बाइंडिंग फोर्स था वो क्या हो जाता है, वो देखो जैसे यहां से बढ़ा वो अट्रैक्टिव इन नेचर, मींस ये जो हमारे जो दो एटम थे, जो इनका बाइंडिंग फोर्स है वो क्या करता है, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब क्या, भाई तुम लोग दूर मत जाओ, ये कह रहा ना, भाई तुम नहीं मेरे पास ही रहो, तो ये ऐसे इसको जकड़ने की कोशिश करता है कि मेरे पास रहो, आपको दूर नहीं जाना है। गॉट इट? दूर नहीं जाना है। तो उस केस में बेटा देखो, जैसे गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है तो फोर्स बढ़ता है, तो एक लिमिट तक ये मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम जो बाइंडिंग फोर्स है, भाई नहीं तुम मेरे पास ही रहो, दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। फिर क्या होगा बेटा, अगर उसके बाद इतना एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है कि इस बाइंडिंग फोर्स को बेटा ओवरकम कर जाता है, तो धीरे धीरे बेटा बाइंडिंग फोर्स को समझ में आ जाता है कि अब मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं फोर्स लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये तो मेरे से दूर ही जाएंगे। तो ये धीरे धीरे जो कम होता जा रहा है, देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। और लास्ट में बेटा, लास्ट में जब ये बॉडी बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ये एटम यहाँ से इनके बीच में ब्रेक हो जाएगा ज़्यादा फोर्स लगाने से F, तो ये फोर्स जो बाइंडिंग फोर्स है एटम के बीच में जो अलग हुए, फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो ये फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ बेटा दूसरे केस ऐसे भी हो सकता है, हमारे दो एटम थे हमारे बेटा, मान लीजिए हमने ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, F एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स भाई तुम लोग पास आ जाओ, हम एटम को जो है एक दूसरे के पास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो है, नहीं भाई तुम लोग जो है पास आओ। तो उस केस में बेटा जो ये बाइंडिंग फोर्स है वो जागता है, वो कह रहा है नहीं आप लोगों को पास नहीं आना भाई, आपका एक पोजीशन फिक्स, आपको वहीं रहना, नहीं ये जो है अपने पास नहीं आने देता। तो बेटा ये फिर ये जो फोर्स
करने लगता है रिपल्सिव फोर्स, मीन्स नेगेटिव इन नेचर। फिर ये कहता है नहीं नहीं भाई मेरे पास मत आओ। ये कहता है अगर हम भाई एटम को अगर हम पास में लाने की कोशिश करें कि मेरे पास मत आओ, आपको जो वापस जाओ, ये कोशिश करते हैं वापस जो है यहीं पे आ जाए। तो बड़ा ये फोर्स का डायग्राम है, बाइंडिंग फोर्स का। तो ये जो है ऐसे दिखा रहा है। अब देखो भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप इसको ध्यान से समझो। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलास्टिक बिहेवियर क्या था, वो वही तो था कि बॉडी तो जो है अपना रिगेन कर लेती है ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो बड़ा ये वही चीज है। ये क्या कर रहा है, देखो जैसे फर्स्ट केस में मैंने एटम पे ऐसे फोर्स लगाया तो उनको दूर करने की कोशिश की, तो बाइंडिंग फोर्स क्या हो, भाई नहीं दूर मत जाओ, उनको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रहा है। तो इलास्टिसिटी तो यही तो थी कि इट्स विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, गॉट इट। वेयर एज जब हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो शेप छोटा होता है, ये फिर क्या करता है, कह नहीं भाई छोटा मत नहीं होना है, आप ओरिजिनल वहीं जाओ अपने वापस में। तो क्या हुआ, वापस भेज रहा है ना अपने उस पर। तो ये तो इलास्टिसिटी थी। अब देखो आप बोलो सर यहाँ पे जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, बेटा जहां पे जीरो हो गया मीन्स इसका मतलब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्लास्टिसिटी। मीन्स फिर इसके बाद ही जो ये रिगेन नहीं कर पाएगी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन, और से जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी उसको ये रिगेन नहीं कर पाएगी अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा दिया, गॉट इट। बेटा इसी प्रकार सेम वे से ये बेटा जो डायग्राम है ये दिखाता है एनर्जी का, ठीक है, और इंटरएटॉमिक गैप का। सेम वे से यहाँ से देखो इनएक्टिव होती जा रही है और ये पॉजिटिव होती जा रही है इंटरएटॉमिक, जैसे ही गैप बढ़ता है। तो सेम ये फोर्स के लिए था, ये किसका ग्राफ है, ये एनर्जी के लिए ग्राफ है। बेटा इसको तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। बेटा इसी इलास्टिक बिहेवियर को एटॉमिक लेवल पे हम जो अगर स्प्रिंग की फॉर्म में समझने की कोशिश करें, देखो मान लीजिए हमारे एटम है, ये दिखा रहा ना, ये हमारे क्या एटम है, एटम 1 है, ये मान लो ये हमारा एटम 2 है, ये हमारा एटम 3 है, ये हमारा एटम 4 है, ये हमारा एटम 5, 6, ऐसे ही सभी जो है हमारे एटम है। इन एटम को बेटा अगर ये जो मैंने स्प्रिंग से बांध दिया तो बेसिकली स्प्रिंग किसका काम कर रहा है, बाइंडिंग फोर्स का काम कर रहा है, बाइंडिंग फोर्स का काम कर रहा है भाई। क्यों, ये इनको जो आपस में जो एटम है ये कैसे जुड़े हुए हैं, इस स्प्रिंग से जुड़े हैं, और स्प्रिंग किसका काम कर रहा है, बाइंडिंग का। भाई आप लोग देखो आप भी आपस में जुड़े हो। अब देखो भाई मैं अगर इसको मैं एक को आपको एलोबरेट करने के लिए निकाल रहा हूं, ये हमारा एटम है 1, ठीक है, ये है हमारा सेकंड, और इनके बीच में जो है क्या लगा है, इनके बीच में हमारा स्प्रिंग है। मान लो ये हमारा जो है ये बीच में जो है इनके स्प्रिंग लगा है जो बाइंडिंग फोर्स का काम कर रहा है। जैसे ही मान लो मैं इस एटम पे ऐसे फोर्स लगाता हूँ F, इस पे से फोर्स लगाता हूँ F, व्हाट विल हैपन, तो बेटा ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये एटम जो है थोड़े दूर चले जाएंगे, मान लो सेकंड केस में ये हमारे जो एटम है ये थोड़े दूर चले गए यहाँ और यहाँ। तो इस केस में जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा ना। देखो ये स्प्रिंग जो है थोड़ा एक्सटेंड हो गया लाइक दिस, गॉट इट। नाउ अभी भी फोर्स F लगा हुआ है। थर्ड केस में अगर मैं फोर्स F को हटा दूं, व्हाट विल हैपन, तो बेटा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का अपने एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो दोबारा इसको क्या करेगा, आपने भाई नहीं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओ। स्प्रिंग क्या करने की कोशिश करेगा, जो है कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग अगर जैसे मैंने फोर्स को हटाया तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिएगा तो फिर ये अपनी ओरिजिनल किस में आ जाएगा, ये दोबारा से जो है ये जो केस है तो रिपीट हो जाएगा इसमें, मीन्स ये हमारे एटम बन जाएंगे दोबारा से, और ये जो है हमारे बीच में जो क्या स्प्रिंग है।
इन सेम वे बेटा, ये तो मैंने टेंसाइल फोर्स ऐसे फोर्स लगाया, उसका साइज बढ़ा रहा है। मैं फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूँ। मान लो ये मेरे दो एटम हैं, ये मेरे दो एटम हैं, इनके बीच में स्प्रिंग है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये स्प्रिंग ऐसे बन जाएगा और ये मेरे एटम ऐसे बन जाएंगे। फोर्स अभी भी लगा हुआ है, फोर्स अभी भी लगा हुआ है F। जैसे मैंने फोर्स हटाया तो दोबारा से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज लेने की कोशिश करेगा और एटम को भेज देगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसी प्रकार बेटा इसको बोलते हैं स्प्रिंग मॉडल। स्प्रिंग मॉडल अगर हम जो है थोड़ा प्रैक्टिकल देखें कि एटम जो कैसे बाइंडिंग फोर्स से काम करते हैं, तो इस स्प्रिंग को जो है, स्प्रिंग का एग्जांपल लेकर हमने स्प्रिंग मॉडल बनाया है। आप इसको जो लैब में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। गोट इट? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइप ऑफ फोर्सेस, वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ फोर्सेस और लोड। बेटा जो आपने टाइप ऑफ फोर्स पीछे पढ़े हैं वो ये वाले फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो ये वगैरह फोर्स नहीं, मींस एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं, जो हम जो बॉडी पे अप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको समझना है, इसको रटना नहीं है, जस्ट इसको समझो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मान लो आपको पूरा स्ट्रेस आपका कंप्लीट हो गया। स्ट्रेस जो हम आगे बढ़ेंगे तो उसको समझेगा। फर्स्ट लिखा है टेंसाइल फोर्स, कि टेंसाइल फोर्स जो हम किसको बोलते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है ए बी सी डी, ये हमारा कोई बॉडी है ए बी सी डी। देखो बेटा ये जो इसका एक्सिस है, ये बॉडी का कौन सा एक्सिस है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ऐसे क्या होता है, लेटरल होता है। ओके समझ में आया? ये बेटा जो ये चीज जो है, ये जो बॉडी का ये है, बेसिकली अगर इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूं तो बेटा ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। मान लो इस बॉडी को मैं ऐसे बनाऊं तो बेटा ये जो इसका जो टॉप वाला ये एरिया है, ये क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। गोट इट? अब नाउ बेटा मान लो इस बॉडी पे, हमारे एक बॉडी में मैं एक्शनल फोर्स लगाता हूँ। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की जब भी बात होगी मीन्स कोई ना कोई फोर्स आएगा, तो मान लो मैं इस पर कोई एक्शनल फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में F, मैंने इस पर कोई F फोर्स लगा दिया। अब देखो बेटा क्या, अब देखो पहले ये फोर्स कहां लगा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगा है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दूसरा बेटा देखो ये क्या कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलर है। तो और थर्ड पॉइंट में देखो ये क्या कर रहा है, इसके साइज बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। समझ में? बॉडी की लेंथ को क्या करने की कोशिश, देखो ये ऐसे लगा ना, तो इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको ऐसा हो, इसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स। मींस ऐसा फोर्स जो कहां लगे, जो लगे कहां पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। सेकंड क्या हो, परपेंडिकुलर है, किससे, क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन एरिया से। और थर्ड क्या है, टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बॉडी, तो बेटा ऐसे फोर्स को बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। बेटा इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस इस डायग्राम को देखो, जब भी बात आए तो आपको सिर्फ इस डायग्राम को देखना है कि यहाँ भाई एक डायग्राम है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सभी को पता होता है, ये इधर वाला लेटरल एक्सिस होता है, ये वाला लेटरल एक्सिस होता है।
अगर फोर्स उसे कहाँ लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है, ओके। और तो बाय डिफॉल्ट अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगा तो कोस सेक्शन एरिया से क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल लोड, एक ही बात है। गॉट इट। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फोर्स विच इज, उसको डिफाइन करें तो बेटा वही डेफिनेशन है, फोर्स विच इज exerted along the longitudinal axis, a force which is exerted on the longitudinal axis and perpendicular to the cross section area and also tends to increase the size, tends to increase the length of body, then that force is known as longitudinal force. Got it? No. मान लो अपना सेम बॉडी है, अगर हम अब पढ़ें कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है, सेम बॉडी है, बॉडी ए बी सी डी, ये इसका कौन सा एक्सिस है बताओ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। बेटा अगर अब की बार मैं इस फोर्स को, अब की बार जो मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, अगर इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, अगर इस फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, this is force F, देखो ये क्या है, देखो ये फोर्स कहां लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है। ठीक है, कहां लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर है कहां पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है भाई, नो डाउट, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसमें उसमें क्या फर्क था, ये पहले वाला था, पहले वाला फोर्स ऐसे लग रहा था ना, ऐसे, ये बेटा साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, फर्स्ट वाला केसेस था। बट यहां क्या कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको दबा रहा है ऐसे, ये इसको क्या कर रहा है, ऐसे दबा रहा है, ये इसको ऐसे दबा रहा है, तो मीन्स क्या कर रहा है, इस साइज को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इसकी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स tends to decrease the length, then that force is known as compressive force. Got it? बेटा इसको बिल्कुल ये ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम देखो, डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम से इसको समझो और उसको एक्सप्लेन कर दो। नाउ थर्ड, shear force अगेन बच्चों, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये हमारा बॉडी है, मान लो ए बी सी डी। अब देखो बच्चों, ये से क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये से क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मैं पूरा फोर्स को अप्लाई करूं, बेटा अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, मान लो अब मैंने भी फोर्स यहां लगा दिया, एफ, मान लो ये बॉडी क्या फिक्स है, जब ये फोर्स एफ लगा दिया। अब देखो बेटा इस फोर्स को देखो, ध्यान से देखो, ये से क्या था, ये क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया था,
ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था। जो ये फोर्स है, देखो इस फोर्स को देखो, मेरे कर्सर को देखो, अब ये क्या कर रहा है, ये क्या है, अलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है किससे, किससे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे शियर फोर्स, मीन्स ए फोर्स विच इज perpendicular to longitudinal axis and parallel to किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे शियर फोर्स, तीनों। माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फोर्स समझ में आ गया तो इन्हीं की बेसिस पे हम स्ट्रेस पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेस भी समझ में आ जाएगा, और कभी भी जो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इन डायग्राम को देखो, उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखो, फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि भाई कौन से टाइप का फोर्स है, क्या कौन सा क्या। माय डियर, अब कोई बोले कि सर आपने फोर्स यहां पर लगा था, कोई फोर्स तो यहां भी लग सकता है। भाई ऐसा थोड़ा है कि फोर्स जो है यहीं पे लगे न्यूट्रल एक्सिस पे, फोर्स ऊपर भी लग सकता है, ठीक है, वहां ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। मीन्स ये जो है न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं लग रहा, न्यूट्रल एक्सिस से क्या लग रहा है, थोड़ा दूर लग रहा है। मान लिया इसेंट्रिसिटी ई इतने से दूर लग रहा है, तो फिर ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, ये फोर्स है अभी भी क्या परपेंडिकुलर है किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और क्या है, पैरेलल है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मीन्स ए फोर्स विच इज पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और सेकंड में क्या है, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और थर्ड में क्या है, टेंड्स टू इंक्रीज मीन्स साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे फोर्स को बेटा हम बोलेंगे इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स। तो बेटा ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे इसेंट्रिक। तो भाई सेंटर पे नहीं है ना, है तो टेंसाइल ही, मगर सेंटर पे नहीं है तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स। फोर्स तो टेंसाइल ही है ना, देखो परपेंडिकुलर किससे, क्रॉस सेक्शन से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, तो और साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर सेंटर पे नहीं है, से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नहीं है, सेंट्रिसिटी ई से है, तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स। माय डियर, ये भी जो है आपके सिलेबस के बाहर है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स। आप टू योर लेवल जो आप इसको आगे पढ़ेंगे हाई स्टडी में, तो बस 3 टाइप ऑफ फोर्स आता है, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स। ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, वैसे इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, इस इसेंट्रिक टेंसाइल फोर्स को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। वैसे जो फालतू में अगर पढ़ना है तो आपकी मर्जी है, अभी आपके काम का नहीं है। नाउ बेटा स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्ट्रेस। देखो बच्चों, अब इसको पढ़ो मत, पहले इसको देखो। ये हमारा कोई बॉडी था, बॉडी ए, ये हमारा कोई बॉडी था, बॉडी ए। उस बॉडी ए पे जैसे मैंने फोर्स लगाया एफ, इसका साइज शेप चेंज हो गया, मान लो फिर थोड़ा सा ये ऐसा बन गया, एफ ही लगा। तब थोड़ा ध्यान से देखो कि फोर्स लगाने से ये बॉडी चेंज तो हो गया, मगर ये बॉडी खत्म नहीं हुआ है। मीन्स ये बॉडी क्या है, ये बॉडी जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। मीन्स कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा है जो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस बाहर वाले फोर्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। देखो अभी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इस बॉडी में और चेंज होना चाहिए था, और चेंज, मगर एक लिमिटेड के बाद आगे क्या गया, रुक गया। मीन्स क्या किया,
जो इसका साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको उसने कहा किया, अपोज करना स्टार्ट किया, कर दिया ना। एक लिमिट के बाद इसका साइज नहीं बढ़ रहा। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इस बॉडी में ऐसा है कि जैसे मैं इस पर एक्शनल फोर्स लगाता हूं और हम इसके साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करने की कोशिश करता है, इसके साइज को बढ़ने से रोकता है। मीन्स इसका अपोज कर रहा है, मतलब इस फोर्स को रजिस्ट कर रहा है। तब ये बॉडी है, इस फोर्स को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो बेटा ऐसे फोर्स जो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, इंटरनल हुआ, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ऐसा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। सुनना लिखे अब पढ़ो। इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ही हुआ ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशंस एंड एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वही हुआ। तो बेटा दैट मीन्स क्या हुआ कि जो स्ट्रेस है बेसिकली ये क्या इंटरनल क्या है, रेजिस्टेंस है या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, और इसको एक्सप्रेस करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो बेटा एक लिमिट के बाद जैसे ही आपने फोर्स F लगाया, F अभी भी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या, अगर ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मींस इस कंडीशन में क्या हुआ, जो F है ये किसके बराबर है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के बराबर ही है। तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में ऐसी है इस जगह पे, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मीन्स जो फोर्स है, जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स किसके बराबर हुआ, हमारा एक्शनल फोर्स के बराबर हुआ। पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। गॉट इट? F by A। सिग्मा क्या, F by A है। अब देखो बेटा यहां पे मैंने लिखा है एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, अंडरलाइन। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सो जरा ध्यान से समझना। अब देखो भाई मान लो ये बॉडी था, हमारा बॉडी ये था ए, मान लीजिएगा मैंने सिर्फ फोर्स लगाया F, बॉडी ए, मान लीजिए इसका एरिया भी यही था, इसका एरिया जो था ये बॉडी ए है। आप बोले सर स्ट्रेस क्या है, मैंने बोला फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो बेटा अब इस बॉडी का एरिया क्या आएगा, एक तो बेटा ये है, देख रहे ना इधर वाला, अगर इसका बॉडी है या सिलेंड्रिकल बॉडी है तो बेटा दो एरिया होगा ना, तो एक तो ये वाला एरिया होगा और इसका रेडियस r है, तो एरिया क्या हुआ, पाई r स्क्वायर। इसको बोलते हैं एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक एरिया क्या हुआ, एक एरिया ये हुआ, ये एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया 2 पाई RH। तो बोले सर एरिया कौन सा लेना है, तो बेटा याद रखना है जो स्ट्रेस है उसमें हमेशा आपको लेना है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया नहीं लेना है। मींस जो स्ट्रेस है F by A, तो ये एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। रिमेंबर ऑलवेज, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहां तक भी समझ में आएगा। ठीक है सर, हम जो है एरिया लेंगे, कौन सा लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। अब देखो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ये बॉडी था ए, मान लीजिए ऐसा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था स्टार्टिंग में वो ए नोट था, जब मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। अब मैंने इस पे जो है फोर्स लगा दिया और इसका एरिया जो बन गया, मान लीजिए मैंने फोर्स लगा दिया F और जिसका एरिया जो चेंज हो गया फोर्स लगाने से, मान लिया अब इसका एरिया हो गया A F फाइनल। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस F बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल। अब बोलो सर एरिया कौन सा ले, देखो ना भाई
ये दो एरिया हो गए, एक तो लोड लगाने से पहले का एरिया, एक लोड लगाने के बाद का एरिया। तो माय डियर, अगर हम स्ट्रेस में दोनों एरिया ले सकते हैं, अगर मैं स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया लेता हूं, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ऐसे स्ट्रेस को हम बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस या कन्वेंशनल स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस, सभी एक ही बात है। मींस फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस लोड लगाने से पहले। अगर मैं इसको एरिया को लूं फोर्स अपॉन फाइनल एरिया, जब लोड लगा होगा, फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया जब लोड लगा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसको बोलेंगे ट्रू स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? ट्रू स्ट्रेस। बट माय डियर, in 99.99% we always calculate engineering stress। हम जो हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस को ही कैलकुलेट करते हैं, ट्रू स्ट्रेस को बेटा हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। बेटा हमारा जितना भी इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, जितना भी आप इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम देखते हैं, सभी जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस पे बेस्ड है, ट्रू स्ट्रेस पे नहीं। क्यों बेटा? इसको कैलकुलेट करना जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, कॉम्प्लेक्स। मान लो, अब एग्जांपल लेता हूँ, मान लो बेटा आपने कोई पुल बनाया, उसका एक पिलर यूज किया, ठीक है भाई, ये पिलर है उस पुल का, ठीक है, इस पे हमारा पुल है। अब देखो भाई, जब इस पे कोई लोड नहीं है, तो आपका एक एरिया जो निकाल सकते हैं, एफ क्वेश्चन एरिया, ठीक है, मेजर कर लिया, ए नोट, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मान लो अब इस पे एक ट्रक गुजर रहा है, इस ब्रिज के ऊपर एक ट्रक गुजर रहा है, इस ट्रक का जितना लोड है तो हमें पता है एफ, भाई ट्रक का हमें वेट को पता है ना, ठीक है। तो स्ट्रेस निकालेंगे एफ बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स कौन सी स्ट्रेस हुई? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ओके, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेट कर लिया। अब देखो बेटा, जब ये ट्रक यहाँ पे है, जब ये लोड लग रहा है, जो उसके एरिया में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बेटा इट इज पॉसिबल कि आप इस एरिया को मेजर कर सकते हैं? जब ट्रक इसके ऊपर खड़ा है, अब एक बार ये बेटा बन के तैयार हो चुका है, अब इसका एरिया आप कैसे मेजर करेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। दैट इज वाई हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस पे करते हैं, ट्रू स्ट्रेस पे नहीं करते हैं। तो मीन्स ट्रू स्ट्रेस इज नॉट द कप ऑफ आवर टी। हम हमेशा बात करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस का। गॉट इट नाउ? ठीक है सर, आपने बोला ठीक है सर। अब स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, अब एक बच्चा उठा क्लास में, एक बच्चा क्लास में उठा और चिल्लाया, सर आप बोल रहे हैं स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, देन व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है सर? बोला सर पिछली क्लास में सर ने मुझे पढ़ाया था प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। देन सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? अगर सर ऐसा है तो फिर स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? आप बोल रहे हैं स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने पढ़ा प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, देन व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा देखो बेटा, जो ये फोर्स स्ट्रेस में जब फोर्स की बात करते हैं बेटा, ये इंटरनल रजिस्टिव फोर्स है, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स है। वेयर एज बेटा जो प्रेशर में आप जो फोर्स यूज करते हैं वो एक्शन फोर्स है जो हम अप्लाई करते हैं। गॉट इट? फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया? स्ट्रेस में क्या है? इंटरनल रजिस्टिव फोर्स है जो उसका अपोज करता है एक्शनल फोर्स का, और प्रेशर में क्या होता है? ये एक्शनल फोर्स है। ओके ठीक है सर। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, प्रेशर इज ए स्केलर। प्रेशर जो है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। आप छोटी क्लासेस में बढ़ के आए हैं, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट बेटा स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर हम लोग स्केलर सुना है, वेक्टर सुना है, टेंसर पहली बार सुना है।
बेटा बेसिकली टेंसर वो क्वांटिटी होती है जो मोर देन वन वेक्टर क्वांटिटी रखे, मींस इसमें मोर देन वन वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी वेक्टर है, और जो बड़े जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसका प्लेन है, एरिया ऑफ प्लेन, ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब आप आगे जाके पढ़ोगे इन हायर क्लासेस। सो बेसिकली बेटा जो टेंसर क्या है, आप ये आपका हायर क्लासेस में आगे जाके पढ़ोगे, हायर क्लासेस में। अभी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है टेंसर क्या, बस इतना देखो कि जो है ये स्केलर है और स्ट्रेस जो है स्केलर नहीं है, जिससे टेंसर क्वांटिटी, बस इतना ही काफ़ी है। और स्ट्रेस में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है, वेराइज प्रेशर में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। गोट इट? ओके। नाउ टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस बेसिकली बेटा इसका नाम होना चाहिए टाइप ऑफ स्ट्रेसेस बेस्ड अपॉन लोड, बेस्ड अपॉन अप्लाइड लोड। फुल नेम बेटा इसका ये होना चाहिए। अब देखो बेटा, फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब बेटा देखो, अब मैं इसको एक सेंटेंस में खत्म कर रहा हूं, आप बोले सर ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। देखो, स्ट्रेस which come in picture due to tensile load, then that stress is known as टेंसाइल स्ट्रेस। अब बेटा देखो, अंडरलाइन टेंसाइल लोड, वो स्ट्रेस जो टेंसाइल लोड के कारण आए तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अभी टेंसाइल लोड क्या होता है हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, या तो टाइप ऑफ लोड में अभी इस लेक्चर में पढ़ाई टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। गोट इट? इसलिए मैंने आपको बोला था कि बेटा एक बार आप एक टाइप ऑफ लोड पढ़ लो तो आप 1 सेकंड में खत्म कर दोगे। अब कंप्रेसिव, सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस विच कम in picture due to compressive load। अब बोलो सर कंप्रेसिव लोड क्या होता है, पिछली स्लाइड में पढ़ा था भाई कंप्रेसिव लोड क्या होता है। लोड ऐसे था, लोड देखो याद करो, विच इज along the neutral axis and perpendicular to the cross section area and tends to decrease the size, then that load is known as compressive load। उस लोड के कारण जो स्ट्रेस आती है उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। गॉट इट? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रो मीन्स पानी, वाटर। मान लो कोई बॉडी है और ये जो है ये बॉडी है बेटा, उस बॉडी को मैंने पानी में जो डिप कर दिया, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, समझो। इस बॉडी को जो है मैंने पानी में जो है डिप कर दिया, चारों तरफ इसकी पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। अब देखो बेटा, इसके कारण व्हाट विल हैपन, इससे हर एक पॉइंट पे ये जो वाटर है फोर्स लगाएगा एट एवरी पॉइंट। ये तो मैंने बहुत कम पॉइंट बनाए हैं, बॉडी में जितने पॉइंट है हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है एट एवरी पॉइंट। तो बेटा ये हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो इसका अपोज करेगा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। तो बेटा उस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। मींस एक ऐसा स्ट्रेस जो
जो बॉडी में आए जब बॉडी के हर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे स्ट्रेस को बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब माय डियर, यहां पे अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, इसको भी बेटा हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेसिव स्ट्रेस और हाइड्रोस्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखो ना, अभी देखो पढ़ते हैं। तो बेटा ये इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा देखो ये बॉल, देखो ये बॉल है, वाटर की है। अगर वाटर में से डुबो दूँ तो वाटर क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसको बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस तो है, मगर कैसी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है? कैसी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है? ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये क्या है? कंप्रेसिव हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है। सो इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर एज बेटा दूसरे केसेस में ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई बॉडी है, मान लो कोई होलो बॉडी है, और इस पे ऐसे ऐसे यहां से फोर्स लगे, ऐसे फोर्स लगे, ऐसे भी तो हो सकता है। तो बेटा इस केस में इस बॉडी को क्या करने की कोशिश कर रहा है? इस बॉडी के साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस। Got it? Now one question for you. बेटा आपने हमारा व्हील देखा है, व्हील पहिया, जो इसका हब होता है, हब एंड एक्सल जो आप देखते हैं, जो हब होता है, लाइक ये इसका ये हब है और ये हमारा व्हील है, ये हमारा व्हील है। अब ध्यान से देखो भाई, जो ये व्हील है ये इस हब को क्या करने की कोशिश कर रहा है? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जो ये व्हील है, हब पे व्हील जो है ट्राई टू कंप्रेस हब। तो बेटा ये कौन सा स्ट्रेस हुआ? हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेसिव स्ट्रेस। गॉट इट? वेयर एज बेटा जो ये वाला जो वेयर एज बेटा जो ये हब है, ये इस व्हील को कैसे कर रहा है? ऐसे फोर्स लगा रहा है इस व्हील के ऊपर। तो इस व्हील को क्या करने की कोशिश कर रहा है? एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा ये कौन सा स्ट्रेस हुआ? कंप्रेसिव स्ट्रेस हुआ। हाइड्रोस्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस हुआ। गॉट इट? तो बेटा ध्यान में रखना, मीन जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो क्या हो सकती है? कंप्रेसिव भी हो सकती है और टेंसाइल भी हो सकती है। तो आती कब है? जब बॉडी के हर एक पॉइंट पे जो है फोर्स लग रहा होता है। गॉट इट? और शियर स्ट्रेस मीन्स बेटा सेम वे से स्ट्रेस which come in picture due to shear load. Got it? Now one question for you. आप लोगों के लिए बड़ा एक क्वेश्चन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मान लो ये कोई बॉडी है लाइक दिस,
ऐसे खड़ी है, यहाँ पे ये फिक्स है और मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ इधर, F, so that फोर्स F लगाने से जो बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया। और ये ऐसे बन गया, मीन्स पहले 90 था, 90 से कम हो गया, मीन्स इट इज लेस देन 90। तो बेटा इस फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस आएगा? ए टेंसाइल, बी कॉम्प्रेसिव, सी हाइड्रोस्टैटिक, डी शियर स्ट्रेस। जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि इस बॉडी पे जो है कौन सा स्ट्रेस आएगा इस फोर्स एफ के कारण। ओके, सो बेटा इसको आज यहीं खत्म करते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस को। इस लेक्चर को आज यहीं पे इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है और हुक लॉ क्या होते हैं। सो रीड प्रॉपरली, डोंट ट्राई टू मेमोराइज।